जय हिंद डिफेंस लवर्स। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। डीआरडीओ ने सफलतापूर्वक टेस्ट किया हाई कैलिबर का बॉम्ब। टेड बीएफ पूरी करेगा नेवी की भविष्य की बड़ी रिक्वायरमेंट। भारत और रशिया के बीच सुखोई Su-57E को भारत में बनाने के लिए डिस्कशन जारी। और इंडियन आर्मी ने नाकाम करी एक्सफिल्ट्रेशन की कोशिश। तो जैसे कि तय था, आज 31 मई को हरियाणा में डीआरडीओ लैब TBRL ने एक हाई कैलिबर बॉम्ब का सफलतापूर्वक टेस्ट कंडक्ट किया है। और ये टेस्ट भारतीय वायुसेना के ऑफिसर्स के डायरेक्ट सुपरविजन में कंडक्ट किया गया था। हालांकि इस बॉम्ब के बारे में कोई ऐसी खास डिटेल्स अभी तक देखने को नहीं मिली है कि किस तरह का बॉम्ब था, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसे फाइटर जेट से ड्रॉप किया गया था। और बाकी भारत के अगर इस नए वेपन पर कुछ और जानकारी सामने आती है तो हमारे डिफेंस अपडेट से आपको उसकी जानकारी मिल जाएगी। और क्विक अपडेट्स के लिए आप हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। इसके अलावा एक अपडेट यह है कि जनरल NS राजा सुब्रमणी ने भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का कार्यभार संभाल लिया है। और जबकि एडमिरल कृष्ण स्वामीनाथन ने भारतीय नौसेना के नए प्रमुख का कार्यभार संभाला है। इसके अलावा एक अपडेट यह है कि कल 1 जून 2026 को नई दिल्ली में भारत और ऑस्ट्रेलिया के दूसरे डिफेंस मिनिस्टर्स डायलॉग को कंडक्ट किया जाएगा, जिसमें दोनों देशों के बाइलेटरल डिफेंस कोऑपरेशन की प्रोग्रेस की समीक्षा करने के साथ साथ डिफेंस सेक्टर में और भी नए नए क्षेत्रों में कोलैबोरेशंस को आइडेंटिफाई किया जाएगा। और जिसमें कुछ महत्वपूर्ण टेक्नोलॉजीज का को डेवलपमेंट और को प्रोडक्शन जैसी अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लोर करना भी शामिल है। आज भारतीय सेना की चिनार कोर ने स्पेसिफिक इंटेलिजेंस इनपुट्स के आधार पर उरी में जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ एक जॉइंट सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया था। और इस ऑपरेशन के दौरान एक्सफिल्ट्रेशन की कोशिश को नाकाम किया गया है। और इस दौरान 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है जो कि उरी सेक्टर में एक्सफिल्ट्रेशन करने का प्रयास कर रहे थे। और फिलहाल अभी इस मामले की इन्वेस्टिगेशन जारी है। और वहीं दूसरी तरफ इंडियन आर्मी ने POJK के एक घुसपैठिए को भी पकड़ा है जो कि उरी सेक्टर में ही LOC को क्रॉस करने का प्रयास कर रहा था। इसकी पहचान जिशान मीर के तौर पर हुई है और इसे जम्मू कश्मीर पुलिस को हैंडओवर किया गया है। और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये जो जिशान है ये POJK का निवासी है और ये LOC पार करके भारत में रहने वाली अपनी गर्लफ्रेंड ईरम बानो से मिलने आया था। और अथॉरिटीज़ भी मान रहे हैं कि ये क्रॉस LOC लव अफेयर वाला मामला है। और फिलहाल अभी इस मामले की इन्वेस्टिगेशन चल रही है। बाकी एक अपडेट यह है जिसमें रविवार को ऑफिशियल्स की तरफ से बताया गया कि जो पाकिस्तान है वो कैसे लगातार इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन नॉर्म्स का उल्लंघन कर रहा है। और जिसमें वो जानबूझकर जम्मू कश्मीर में सीमा पर एक्स्ट्रा मोबाइल सिग्नल्स को भेज रहा है। और ये जो सिग्नल्स हैं आतंकी ग्रुप्स को सीक्रेटली कम्युनिकेट करने में मदद कर रहे हैं। कहने का मतलब ये कि भारत के यूनियन टेरिटरी से ऑपरेट कर रहे पाकिस्तान के जो कुछ सुअरों के संगठन हैं तो उनको पाकिस्तान एक तरह का कोवर्ट कम्युनिकेशन लाइफलाइन प्रोवाइड कर रहा है। और हाल ही के घुसपैठ वाले पैटर्न से सामने आया है और वो भी विशेष रूप से पीर पंजाल रेंज के साउथ में, जो कि ये संकेत देता है कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में LOC के साथ स्थापित जो टेलीकॉम टावर्स है उनकी संख्या में काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है। और जिनके सिग्नल जम्मू के अलग अलग जेलों तक पहुँचते हैं जहाँ कट्टर आतंकी बंद हैं। हालांकि कश्मीर घाटी के जो पहाड़ हैं वो नेचुरल तरीके से इन अधिकतर सिग्नल्स को रोक देते हैं, लेकिन जम्मू के प्लेन एरियाज़ की जो एक फ्लैट टोपोग्राफी है तो वो इन फ्रिक्वेंसीज को भारत के टेरिटरी में पेनिट्रेट करने से नहीं रोक पाती है। और जैमर्स की जो पुरानी टेक्नोलॉजी है वो इनको नहीं रोक पा रही है। और इन रोक सिग्नल्स को रोकने के लिए एक नई टेक्नोलॉजी की ज़रूरत की बात की गई है। फेडरल सर्विस फॉर मिलिट्री टेक्निकल कॉपरेशन FSMTC, जो कि रशिया की एक गवर्नमेंट एजेंसी है और ये फॉरेन कंट्रीज़ के लिए होने वाले रशिया की मिलिट्री और डिफेंस एक्सपोर्ट्स को रेगुलेट करती है, या यूँ कहें एक तरह से इनकी देख रेख के लिए जिम्मेदार है। तो अब इस एजेंसी के ऑफिशियल्स की तरफ से फिर से स्पष्ट किया गया कि भारत और रशिया के बीच सुखोई Su-57E तो इस फाइटर को भारत में बनाने के लिए जो डिस्कशन है वो अभी भी लगातार जारी है। और ये प्रपोजल रशिया के द्वारा फॉरवर्ड किया गया है। और रशियन एजेंसी का ये भी कहना है कि जो भारतीय पक्ष है तो वो भी इस मिलिट्री टेक्निकल कॉपरेशन को कंटिन्यू रखने में इंटरेस्टेड है। और जैसे कि भारत सुखोई Su-30 MKI, T-90 बैटल टैंक्स, AK-203 असॉल्ट राइफल्स तो इस तरह के रशियन ओरिजिन के वेपन्स को भारत में प्रोड्यूस कर रहा है। और अब इस लिस्ट में अगला बड़ा नाम सुखोई Su-57E फाइटर जेट का हो सकता है। और ये स्टेटमेंट भी ऐसे समय पर आई है जब अभी हाल ही में भारत ने अपने एमका प्रोग्राम के लिए RFP भी जारी करी है। हालांकि एमका के इंडक्शन के लिए अभी लगभग 2035 तक का इंतजार करना पड़ेगा। बाकी सुखोई Su-57 भारत के लिए किस तरह के फ़ायदे दे सकता है, क्या इसके प्रॉज हैं, क्या इसके कॉन्स हैं, तो उस पर ऑलरेडी एक वीडियो हमने पहले बनाई है, आप उसके माध्यम से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और आगे बढ़ने से पहले आपको सूचित कर दें कि अपकमिंग कारगिल विजय दिवस के खास अवसर पर Squadron.in पर एक स्पेशल डिस्काउंट ऑफर चल रहा है। और जिसमें आप कारगिल कूपन कोड का इस्तेमाल करके कारगिल से इंस्पायर्ड मर्चेंडाइज को स्पेशल डिस्काउंट में बाई कर सकते हैं। बाकी जो PKMKB वाला कूपन कोड है वो हमारी वेबसाइट पर हमेशा लागू रहता है, उससे आप कभी भी अप्लाई करके डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं। बाकी हमारी वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। लेटेस्ट मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक
भारत सरकार ने मणिपुर में कोबरा कमांडोज की 2 बटालियंस को तैनात करने के ऑर्डर्स दिए हैं और ये पहली बार है जब कोबरा कमांडोज की मणिपुर में डिप्लॉयमेंट की जा रही है। और ये जो कोबरा बटालियंस हैं विशेष रूप से मणिपुर में हिंसा फैलाने वाले आर्म्ड ग्रुप्स के खिलाफ स्पेसिफिक ऑपरेशंस को कंडक्ट करेंगे। और बता दें कि कोबरा कमांडोज की हर एक बटालियन में कम से कम 1000 कमांडोज की स्ट्रेंथ रहती है और ये सीआरपीएफ की एक एलिट स्पेशल ऑपरेशन यूनिट है और जो कि गुरिल्ला टैक्टिक्स और जंगल वॉरफेयर में एक्सपर्टीज रखती है। और ये भारत के वन ऑफ द मोस्ट एक्सपीरियंस्ड और सक्सेसफुल कमांडो फॉर्मेशन भी है। बाकी कोबरा कमांडोज के बारे में डिटेल में जानना है तो इस पर भी एक डेडिकेटेड वीडियो आपको हमारे इसी चैनल पर मिल जाएगी। आप उसके माध्यम से इनके बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा एक अपडेट ये है कि केरलम के मलप्पुरम जिले में जो एक लार्ज क्वांटिटी में एक्सप्लोजिव सीज किए गए थे, तो इसी मामले की जांच के तहत अब एनआईए ने शनिवार को केरलम, तमिलनाडु और कर्नाटका में सर्च कंडक्ट करी थी और इस एक्सटेंसिव सर्च के दौरान डिजिटल डिवाइसेस, डॉक्यूमेंट्स और अन्य मटेरियल्स सीज किए गए जिसमें जिलेटिन स्टिक्स भी आती हैं और इस मामले पर अभी तक 6 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। भारत की सोलर इंडस्ट्रीज को करीब 1076 करोड़ रुपीस का डिफेंस एक्सपोर्ट ऑर्डर प्राप्त हुआ है। हालांकि ये स्पष्ट नहीं किया गया कि ये किस कंट्री से मिला है और इसमें किस तरह के डिफेंस इक्विपमेंट सप्लाई किए जाएंगे। इसके अलावा एक अपडेट यह है कि द न्यू इंडियन एक्सप्रेस के साथ एक खास इंटरव्यू में भारतीय नौसेना के सीनियर ऑफिशियल की तरफ से कंफर्म किया गया है कि जो भारत का टेट बीएफ प्रोग्राम है वो निश्चित रूप से इंडियन नेवी के भविष्य के रिक्वायरमेंट को एक बड़े पैमाने पर फुलफिल करेगा। भारतीय नौसेना ने जो 26 रफाल एम फाइटर्स के लिए ऑर्डर्स प्लेस किए गए, तो ये एयरक्राफ्ट हमारे इमीडिएट रिक्वायरमेंट को एड्रेस करने के लिए हैं, जिनकी डिलीवरी 2028 से शुरू होगी और 2030 तक इनकी डिलीवरी कंप्लीट कर दी जाएगी। लेकिन नेवी ऑफिशियल्स का ये कहना है कि जो भविष्य है वो एक स्वदेशी कैरियर बॉर्न फाइटर इकोसिस्टम के द्वारा ही शेप किया जाना चाहिए और ऐसे में जो टेट बीएफ प्रोग्राम है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप बन जाता है भारत की एक सोवरन कैरियर एविएशन कैपेबिलिटी की तरफ। टेट बीएफ यानी कि ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर प्रोग्राम जो कि नेवी के एक लॉन्ग टर्म रोड मैप में है और जो कि एक 4++ जनरेशन का कैरियर बॉर्न फाइटर होगा। और नेवी ऑफिसर्स का कहना है कि एलसीए नेवी की डेवलपमेंट में जो भी टेक्नोलॉजीज़ पर हमने महारत हासिल करी है, तो उन सभी को टेट बीएफ की पहली फ्लाइट को समय पर पूरा करने के लिए फुली यूटिलाइज किया जाएगा। बाकी अब समय है आज के इतिहास का। आज के दिन 2016 में महाराष्ट्र के सेंट्रल एम्यूनिशन डिपो में लगी आग में लेफ्टिनेंट कर्नल रंजीत सिंह पवार, मेजर के मनोज कुमार, डीएससी के रन सिंह, सतीश उमराव सिंह, रामचंद्र, सत्य प्रकाश सिंह और डिफेंस फायर सेफ्टी के नवजोत सिंह, धर्मेंद्र कृष्ण यादव, अमित पुनिया सतबीर सिंह, कृष्ण कुमार, लीलाधर बाबूराव जी चोपड़े, अमित महादेव दांडेकर, धनराज प्रभाकर मेश्राम, अमोल वसंत शंकर, प्रमोद महादेवराव, शेखर गंगाधर, बीपी पखारे, अरविंद कुमार उमेद सिंह और कुलदीप संतियाल ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। आज के दिन ऑपरेशन पवन के दौरान नायक महावीर सिंह वीर गति को प्राप्त हुए थे और इन्हें मरणोपरांत वीर चक्र से सम्मानित किया गया। और आपके लिए आज का प्रश्न है कि ऑपरेशन तलवार किससे जुड़ा हुआ है। और अब समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का, जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर। उम्मीद है आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आपके कोई भी सुझाव या सवाल हो तो उसके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है। और अगर आप डिफेंस रिलेटेड और भी एक्सक्लूसिव कंटेंट में दिलचस्पी रखते हैं तो आज ही प्ले स्टोर से डिफेंस स्क्वाड की सुपर ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो squadron.in पे जाके हमारे नए डिज़ाइंस को भी चेकआउट जरूर करें। बाकी जल्द मिलेंगे नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।